बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर्स में हमने पार्शियल एनालिसिस देखे थे और पार्शियल डेरिवेटिव्स देखे थे और उनका यूज़ देखा था इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। और आज हम आपको कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के दो मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, जिसे लैग्रेंजियन मेथड भी कहते हैं, राइट। सो आज हम सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताएंगे। पहले तो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको बताएंगे कि कंस्ट्रेंट होता है क्या है, ठीक है। ये वो सारी बातें हैं जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए अपनी पहले के लेक्चर्स के अंदर आपको बताते चले आए हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर के आखिर में भी ये बताया था कि हर कंज्यूमर ये चाहता है कि वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करे, लेकिन उसका कंस्ट्रेंट उसका बजट होता है, ठीक है। इसी तरह से हर फर्म जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहती होती है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, राइट। आउटपुट मैक्सिमाइज करना चाहती होती है और कंस्ट्रेंट जो है वो उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है। समटाइम जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज करना चाहती होती है और उसका जो कंस्ट्रेंट है वो आउटपुट होती है, ठीक है। यानी कि वो जो गिवन जो है वो बजट है उसका इस्तेमाल करके कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करना चाहता है। इसी तरह से जो आपकी कॉस्ट है, ठीक है, उसको ज़हन में रख के फर्म जो है वो आउटपुट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, ठीक है। इस तरह समटाइम ये होता है कि आउटपुट जो है वो गिवन होती है और वो कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज करना चाहती होती है फर्म्स, राइट। सो ये बहुत सारे, इसी तरह से दो चीज़ें फर्म प्रोड्यूस कर रही है और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, तो ये देखिए कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमने देखने हैं कि जो है वो फर्म, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर ये अपनी आउटपुट, यूटिलिटी, प्रॉफिट ये मैक्सिमाइज करना चाहते होते हैं, लेकिन अपनी कंस्ट्रेंट की मौजूदगी में, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो सकती है और लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड से भी हम आपको सिखाएंगे, राइट। सो सबसे पहले हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाएंगे और फिर हम उसको इकोनॉमिक एप्लीकेशन उसकी देखेंगे, राइट। सो आप देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखें। अगर गिवन हो f is x and y और ये गिवन हो 5x square plus 6y square minus x and y और कंस्ट्रेंट का ये, इसको बेसिक फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक फंक्शन। क्या कहते हैं? बेसिक फंक्शन। या इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। कौन सा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इसको बेसिक फंक्शन भी बोलते हैं, राइट। और कंस्ट्रेंट जो है वो g ऑफ x एंड y दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 24। इसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और इसको कंस्ट्रेंट फंक्शन भी बोलते हैं। क्या? कंस्ट्रेंट फंक्शन, जैसे सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सो बेसिक फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन इसको बोलते हैं, ओके। सो सबसे पहले आपने पहला स्टेप जो आपका कंस्ट्रेंट फंक्शन है उसको x या y के लिए सॉल्व कर लें। किसके लिए सॉल्व करें? x के लिए या y के लिए। फॉर एग्जांपल हम x के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो x प्लस 2y is equal to 24, so x is equal to 24 minus 2y, okay। so आपने इसको किसके लिए सॉल्व कर लिया? x के लिए। फिर इस x की वैल्यू को
आप जो ऑब्जेक्टिव या बेसिक फंक्शन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। क्या कर दें? उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। ओके, नाउ जब आप उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो अब आप उसका नाम कैपिटल G ऑफ y रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब उसमें सिर्फ वेरिएबल एक y रह जाएगा। सो 5x की जगह पे आप क्या x स्क्वायर, सो उसकी जगह पे 24 माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस x की जगह पर 24 माइनस 2y और y। ओके, तो इसको आप जो है वो सॉल्व कर लें और ये आपका जो है g ऑफ y जो है ये आपका आ जाएगा 2880 माइनस 504 y प्लस 28y स्क्वायर। ओके, सो g ऑफ y जो है आपका 2880 माइनस 504y प्लस 28y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करें, अब बाकी आपको ऑप्टिमाइजेशन अच्छी तरह से याद है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें और उसको किसके बराबर रखें? 0 के बराबर रखें। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें और किसके बराबर रखें? 0 के बराबर। सो dg ओवर dy, g ऑफ y को विद रिस्पेक्ट टू y आप डेरिवेट कर दें। 2880 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 504 y का डेरिवेटिव माइनस 504 प्लस 28y स्क्वायर का 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना आ जाएगा? 56y। इसको किसके बराबर रखना है आपने? 0 के बराबर। सॉल्व करें। 56y इज इक्वल टू 504। So y is equal to 504 divided by 56. So y is equal to 504 को 56 से डिवाइड करें तो y आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया और उसको 0 के बराबर रखा तो y आपके पास क्या आ गया? 9। अब आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, d2g ओवर dy स्क्वायर। ओके, सो इसका डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास आ जाएगा 56 और जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी, तो अब देखें कि आपके पास y भी आ गया। ठीक है, तो अब आपने x निकालना है तो x आपको मालूम है, x इज इक्वल टू 24 माइनस 2y। सो x इज इक्वल टू 24 माइनस 2 इंटू 9। सो x इज इक्वल टू 24 माइनस 18। सो x इज इक्वल टू 6। x आपके पास 6 आ गया, y आपके पास 9 आ गया। ठीक है जी, तो x और y आपके पास दोनों आ गए। अब आपने देखना है ये आपका कांस्टेंट, आप कांस्टेंट देखें आपके पास ये वाला फंक्शन था। सो ये क्या था? x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। सो x आपके पास कितना आ गया? 6। y कितना आ गया आपके पास? 9 और इज इक्वल टू 24। सो 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 24। सो देखा आपने 24 इज इक्वल टू 24। अब इसे गौर से देखें कि कांस्टेंट आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 24 प्रूव हो गया। ठीक है जी, लिहाजा अगर आप y 9 और x 6 वैल्यूज हों आपकी तो आप जो है वो आपका ऑप्टिमम फंक्शन है, ऑप्टिमम। ओके, ये अब चूंकि इकोनॉमिक्स का फंक्शन है नहीं कि जिसके बारे में हम कहें कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, कॉस्ट है तो मिनिमम है और यूटिलिटी है तो मैक्सिमम है, तो इसके लिए जब हमें मालूम नहीं हो तो हम इसे ऑप्टिमम बोल लेंगे। ठीक है जी, तो ऑप्टिमम कब होगा? जब आप देखें देन एट x इज इक्वल टू 6 and y is equal to 9, the second derivative is positive, thus the constraint function is minimize. The constraint function is minimize. कौन सी वैल्यूज पर? x जो है 6 पर और y 9 के ऊपर फंक्शन ऑप्टिमम है, राइट। और चूंकि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कहेंगे? मिनिमाइज है। सो x is equal to 6 and y is equal to 9, the function is at minimum point. Okay,
और ज़हन में रखिएगा कि हमने दोनों कंडीशंस लगाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेट इट इक्वल टू 0, सेकंड में हमने देखा ग्रेटर आया या लेस आया, तो चूंकि ग्रेटर आया लिहाजा ये फंक्शन मिनिमम है, ओके, मिनिमम पॉइंट पर है, ओके। सो x अगर 6 और y 9 हो तो फंक्शन जो है वो क्या है, मिनिमम है, और न सिर्फ मिनिमम है बल्कि x 6 और y 9 के ऊपर हमारा कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन जो है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है जी। इस कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन क्या था, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, वो भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 9 के ऊपर, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टेप्स, remember the steps. Step 1, write the question, okay, objective and subjective function और basic और constraint function. Step 2, solve the subjective function or the constraint function either for x or y, ठीक है। और x और y के लिए हमने x के लिए किया तो x के लिए सॉल्व करें और उसे बेसिक फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट रह गया और एक डिपेंडेंट रह गया, तो सिंपल डेरिवेटिव लें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें, सेट इट इक्वल टू 0, ओके, और उससे आपको एक वेरिएबल जो है वो उसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले और लुक एट दिस, इधर इट इज ग्रेटर और लेस देन 0, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन द फंक्शन इज मिनिमम, और इफ इट इज लेस देन 0 देन द फंक्शन इज maximum, right? Then use the, calculate the both values x and y, right? By substituting the value of y into x we can get the x's value as well, and then हम क्या करेंगे, जो आपका constraint function है उसमें ये दोनों वैल्यू x और y की सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। जब ये आ जाए तो फिर हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि 10 at x is equal to 6, y is equal to 9, and the second derivative is positive, thus the constraint function is minimized, thus the constraint function is minimized, right? Moreover, the constraint function is also satisfied by substituting the values of x and y, okay। Now one more example जिससे आपको मजीद क्लियर करने की कोशिश करेंगे, राइट? एक और एग्जांपल देखें, if f is x and y is equal to 12xy minus 3y square minus x square, ओके। और ये आपका कौन सा बेसिक फंक्शन हो गया, और constraint फंक्शन g of x and y that is x plus y is equal to 16। so ये आपका क्या है, constraint, और ये आपका क्या है, बेसिक फंक्शन, एंड ये constraint फंक्शन, ओके। now what we'll do is that step 1, solve the constraint function either for x or either for y। हम फर्ज करें x के लिए सॉल्व करते हैं, so x plus y is equal to 16, so x is equal to 16 minus y, x is equal to 16 minus y। अब इसको हम जो है वो जो आपका बेसिक फंक्शन है उसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट? सो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये g of y बन जाएगा, क्योंकि अब x सब्स्टिट्यूट हो रहा है, अब सिर्फ एक वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है, तो ये बन जाएगा 12 इंटू 16 माइनस y इंटू y माइनस 3y स्क्वेयर माइनस 16 माइनस y होल स्क्वेयर। इसको अब सॉल्व करके देखें तो g ऑफ y आपका क्या आ जाएगा, आइए मल्टीप्लाई करें 12 को 16 और y के साथ, देन 12y को 16 और y के साथ, और फिर y स्क्वायर, और इसको जो है वो फॉर्मूला के साथ आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला आपको याद है ना, ये आपने अच्छी तरह से मैथमेटिक्स के ये फार्मूलाज जो है ये आपने किए होंगे, आई होप मैट्रिक के अंदर या 8th 9th 10th इन क्लासेस में ये होते हैं, ओके। तो इसको इस तरह से सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 16y स्क्वेयर प्लस 224y माइनस 56, ओके। नाउ आगे पास ये g ऑफ y आ गया, जिसमें आप देखें कि इंडिपेंडेंट सिर्फ y है, राइट? सो अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें, dg ओवर dy that would be minus 32y plus 224, so set them equal to 0। so आप देखें ये क्या आ जाएगा, minus 32y is equal to minus 224,
सो y इज इक्वल टू 224 डिवाइडेड बाय 32। सो आप देखें y की आपकी वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 7। y आपके पास क्या आ गया 7। अब आप क्या करें, ये पहली कंडीशन आपने लगाई थी, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके देखें, d2g ओवर dy2, इसको डेरिवेट कर रहे हैं हम, दैट इज -32 विच इज लेस देन 0। ओके, नाउ अब आपके पास y आ गया तो आप x फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। x आपके पास हियर इट इज, x इज इक्वल टू 16 माइनस y, सो x इज इक्वल टू 16 माइनस 7, सो x इज इक्वल टू 9। x कितना आ गया 9, y कितना आ गया 7। देखा है आपने, जब x, अब आप क्या कह सकते हैं, when x is equal to 9, y is equal to 7, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें बता रहा है कि ये लेस देन 0 है, hence the constraint function is maximized, hence the constraint function is maximized. Moreover, we can check, we can satisfy the constraint function as well, x plus y is equal to 16. So this was the constraint function. So x is 9 and y is 7 which is equal to 16. So 16 is equal to 16. Okay, so आपने देखा कि x is equal to 9, y is equal to 7 हो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप देखें वो आपका क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया, hence the constraint function is maximized. Okay, moreover we have checked this, you know, constraint function which is satisfied, so x plus y is equal to 16. so इस तरह से हम जो है while the value of the objective function भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू भी जो है, ये आपका ऑब्जेक्टिव या बेसिक फंक्शन था ना, f of x and y is equal to 12, x की जगह पे आप क्या लिख दें 9 और y की जगह पे 7, माइनस 3 इंटू वाई स्क्वेयर की जगह पे क्या लिख देंगे आप 7 स्क्वेयर, माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह पे क्या लिख देंगे आप 9 स्क्वेयर। ठीक है जी, तो आप इसे कैलकुलेट करें तो आपका f ऑफ x एंड y जो है बेसिक फंक्शन वो 528 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। इसको कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स के अंदर और हम वो समझ आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से वो समझ आएगी। तो स्टेप्स आप याद रखें, वेरी सिंपल और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। दो होंगे, एक आपके पास बेसिक फंक्शन होगा, एक आपके पास जो है कंस्ट्रेंट फंक्शन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो फंक्शंस होंगे, बेसिक एंड कंस्ट्रेंट। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, आपने कंस्ट्रेंट फंक्शन को इधर x के लिए या y के लिए सॉल्व कर ले। सॉल्व करने के बाद उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि बेसिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे ही आप उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब वो फंक्शन जो है उसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट रह जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद सिंपल जो ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बताया था मैक्सिमम और मिनिमम करने का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, उसको इक्वल टू 0 रख देना है, उससे आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें और देखें कि वो लेस देन आ रहा है या ग्रेटर देन आ रहा है। ओके, सो अगर लेस देन जो है वो 0 है, ठीक है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि वो क्या है मैक्सिमा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम पॉइंट पर होगा। ठीक है जी, तो उसके बाद आप वही x और y की वैल्यू आप कंस्ट्रेंट में रख के आप देख सकते हैं कि क्या वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है जी, और इसके साथ साथ हम जो है उन x और y की वैल्यू को बेसिक फंक्शन के रख कर बेसिक फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से जैसे कि बेसिक फंक्शन आपका अगर यूटिलिटी का हो और अगर आपका कंस्ट्रेंट फंक्शन आपका बजट का हो, ठीक है जी, तो हम इसको सॉल्व करना यानी कि इसकी इस मेथड की सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की सब्स्टिट्यूशन मेथड की अब हम इकोनॉमिक एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके, वेल तो देखें इस एग्जांपल को गौर से देखिएगा। ठीक है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमें यूटिलिटी का जो है वो बेसिक यूटिलिटी फंक्शन u इज x एंड y दिया, ओके, और हमें
कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, पी ऑफ एक्स बता दी जाए, प्राइस ऑफ एक्स बता दी जाए दैट इज 15, प्राइस ऑफ वाई बता दी जाए दैट इज 5, और तीसरी इंफॉर्मेशन आपको इनकम बता दी जाए दैट इज 150। ओके, ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है जी। और हमें क्या कहा जाए कि इसकी मदद से कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो कौन सी एक्स और वाई गुड्स की होंगी जिनको इस्तेमाल करके कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको इन इंफॉर्मेशन को देखकर कुछ चीज़ याद आई होगी, ठीक है। दैट इज़ द बजट कंस्ट्रेंट, एक्स पी ऑफ एक्स प्लस वाई पी ऑफ वाई इज इक्वल टू आई। याद आया? सो पी ऑफ एक्स कितने 15, तो 15x, पी ऑफ वाई कितना है 5, सो 5y, आई इज इक्वल टू 150। सो अब ये आपका क्या बन गया, कॉन्स्ट्रेंट, ये आपका कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है जी, और ये आपका बेसिक फंक्शन हो गया। ओके, नाउ स्टेप्स याद करें, ये आपका कौन सा हो गया, बेसिक फंक्शन, और ये आपका कौन सा, constraint function। ओके, नाउ आपको वो अच्छी तरह से याद होगा वो स्टेप सारे, ठीक है जी, उनको ज़हन में रखिएगा। स्टेप 1, सॉल्व द constraint function for either x और y। ओके, हम इसको constraint को जो है वो y के लिए सॉल्व करें तो that will become 5y is equal to 150 minus 15x, right? So y is equal to 150 minus 15x divided by 5, so y will become 30 minus 3x। अब y आ गया, अब आपने इस y को क्या करना है, वो जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, सो u इज एक्स वाई, सो u इज x इंटू 30 माइनस 3x, सो u इज इक्वल टू 30x माइनस 3x स्क्वेयर। ये आपके पास यूटिलिटी का फंक्शन आ गया। ओके, जब ये आपका यूटिलिटी का फंक्शन आपके पास आ गया, राइट, तो अब आप यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते थे, आपको याद है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेट इट इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे, राइट। सो du ओवर dx इज इक्वल टू 30 माइनस 6x, सेट इट इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 30, सो x इज इक्वल टू 5, सो x आपके पास कितना आ गया 5। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया था, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका क्या होता था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते थे और देखते थे लेस देन आ रहा है या ग्रेटर देन आ रहा है, राइट। सो d2u ओवर dx2 इज इक्वल टू, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले तो ये आपके पास आ गया -6 विच इज लेस देन 0। ओके, तो इससे आपको पता चल गया कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है, राइट। तो लेकिन आप जो आपको मालूम है कि आपने y इज इक्वल टू 30 माइनस 3x ये आपने फाइंड किया था, तो x अब आपके पास 5 आ चुका है, तो y तो आप निकाल सकते हैं, y माइनस 3 इंटू 5, राइट। सो y इज इक्वल टू 30 माइनस 15 दैट इज 15, सो y कितना आ गया 15, x कितना आ गया 5। ओके, सो अगर कंज्यूमर x के 5 यूनिट ले और y के 15 ले तो वो उसकी यूटिलिटी, वो मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल कर रहा है, right। Again, try to understand this. If consumer use 5 unit of x and 15 unit of y, consumer is getting maximum level of satisfaction। okay, लेकिन हम उसको जो constraint हमारा given है उसको हम satisfy भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, right। So constraint हमारा क्या है, constraint is basically here, look at this was the constraint। okay, so 15 into x की जगह पे 5 रख दे और y की जगह पर आप जो है 15 रखते, इसको किसके बराबर होना चाहिए 150। ओके, सो 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 150, तो 150 इज इक्वल टू 150। आपका जो
बजट कंस्ट्रेंट था वो भी सेटिस्फाई हो गया। अगर आप x के 5 यूनिट लें, y के 15 लें, तो ना सिर्फ आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, वो हमें कहाँ से पता चली, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के बराबर रखा था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, लिहाजा हमें पता चल गया कि द कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी। ओके, थर्डली हमने ये देखा कि क्या वो अगर 5 और 15 यानी कि x के 5 और y के 15 यूनिट्स ले तो क्या वो अपने बजट के अंदर ही रहेगा, यानी कि ही इज यूजिंग 150 रुपीस, उसके पास इनकम कितनी थी 150, वो भी सेटिस्फाई हो गया कि 150। इसके अलावा एक और भी पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं, रिमेंबर आपको अच्छी तरह से याद होगा कि एक कंडीशन होती थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y आता था। रिमेंबर ये बातें आपको याद है, ठीक है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी x ओवर प्राइस ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी y ओवर प्राइस ऑफ y, राइट। सो अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x आप कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए यूटिलिटी इज इक्वल टू x एंड y, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज क्या होगा, हमने डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव इस टर्म का लेना है, दैट वुड बी y। ओके, सो y कितने, वो आपको मालूम है y हमारा 15 है। एनीवे, सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y निकालना हो तो वो इसको डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो नाउ इट विल बी x। ओके, सो एंड यू नो दैट y इज व्हाट इज y 15 एंड x इज 5। ओके, रिमेंबर नाउ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका y कितना है आपको मालूम है, आपने y कैलकुलेट किया है, y आपका जो है वो 15 है। ओके, और x कैलकुलेट किया था वो आपका 5 था। ओके, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कितना आ गया 15, प्राइस ऑफ x ये गिवन है 15, इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y कितना निकला 5, प्राइस ऑफ y कितना है ये देख 5, तो डिवाइडेड बाय 5, तो देखें 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। ये आपको बताया था ना कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, राइट। तो पहली कंडीशन क्या थी कि वो अपने x p ऑफ x प्लस y p ऑफ y शुड इक्वल टू i। सेकंड कंडीशन क्या होती थी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y। आपको याद है ना ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसकी ये आपने आपको कंडीशन बताई थी, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, सो अगेन जस्ट अ सिंपल रिवीजन ऑफ दिस एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, जो बेसिक फंक्शन है, आपके पास इंफॉर्मेशन 3 दी है, एक प्राइस x की दी है, y की प्राइस दी है और इनकम आपको बता दी है। अब आपको वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो याद है ना, x इंटू प्राइस ऑफ x प्लस y इंटू प्राइस ऑफ y इक्वल टू i, उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास कंस्ट्रेंट फंक्शन आ जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या करें, कंस्ट्रेंट फंक्शन को आपने क्या करना है, 0 के लिए सॉल्व करना है, x या y के लिए सॉल्व करना है, आपकी ये अपनी वेला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसमें y के लिए सॉल्व किया और उस y को जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि यूटिलिटी फंक्शन में जब रखेंगे तो अब यूटिलिटी फंक्शन के अंदर एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है जी, जो कि x है। तो फिर हमारे पास जब वो एक इंडिपेंडेंट वाला आएगा तो हम उसको यूटिलिटी के फंक्शन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे और सेट इट इक्वल टू 0, okay, and then you can calculate the value of the other variable, right. This is the second condition is take the second order derivative and see whether it is less than 0 or greater than 0, यानी कि मिनिमम पे आ रहा है या मैक्सिमम पे आ रहा है। चूंकि लेस देन 0 है और लेस देन 0 कंडीशन है किसकी, मैक्सिमम की, राइट। सो यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन कंज्यूमर इज बाइंग 5 यूनिट ऑफ x एंड 15 यूनिट ऑफ y। न सिर्फ ये हो रहा है बल्कि कंस्ट्रेंट जो x p ऑफ x प्लस y p ऑफ y इज इक्वल टू i यानी कि 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 150, ये भी सेटिस्फाई हो रही है इन x और y की वैल्यू के साथ। न सिर्फ ये हो रहा है बल्कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की जो बेसिकली हमने पढ़ा था, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ x शुड इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज अ फंक्शन व्हाइल अ कंस्ट्रेंट इज गिवन। ओके, नाउ we'll see now after finding out or the maximizing the utility, we'll see how firm can maximize their production or something like that. Okay, now अब हम आपको बताएंगे maximization of output by a firm subject to cost constraint, right. Maximizing
ऑफ आउटपुट बाय अ फर्म, और कंस्ट्रेंट क्या है, कॉस्ट। ओके, देखिए वो मैं आपको याद दिला देता हूँ। वो कॉस्ट कंस्ट्रेंट क्या होती थी, एल पी एल प्लस के पी के इज इक्वल टू सी, याद है ना आपको? ठीक है जी। अब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आउटपुट Q इज 10Lk, 10L and K. Okay, this is the basic or objective function. Okay, so maximization of output, right? This is the basic function. और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि प्राइस ऑफ लेबर जो है ना वो 50 है, प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो 10 है, और जो C है दैट इज 500। ओके, नाउ आपको याद है ना LP LKP K इज इक्वल टू C। सो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिंग द कॉस्ट इक्वेशन। कॉस्ट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कैसे कर देंगे कि आपके पास PL 50 है तो इस जगह पर आप 50 लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा 50L प्लस 10, प्राइस ऑफ कैपिटल है 10 तो इस जगह पर आप 10 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 10K, और C है आपके पास 500 तो ये 500। ये अब आपके पास कंस्ट्रेंट फंक्शन बन गया। ठीक है, ये आपका बेसिक फंक्शन है दिस वन, और ये आपका कंस्ट्रेंट फंक्शन है। ओके, प्रोसीजर सेम है, रिमेंबर द प्रोसीजर इज सेम। व्हाट इज द प्रोसीजर, सॉल्व द कंस्ट्रेंट फंक्शन ईदर फॉर लेबर और कैपिटल। अब सबसे पहले उसे चाहे लेबर के लिए सॉल्व कर लें चाहे वो कैपिटल के लिए सॉल्व कर लें। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम इस इक्वेशन को कैपिटल के लिए सॉल्व करते हैं। 10K इज इक्वल टू 500 माइनस 50L। ओके, सो K इज इक्वल टू 500 माइनस 50L divided by 10. So K is equal to 50 minus 5L. अब इस K की वैल्यू को आप बेसिक फंक्शन के अंदर रखते हैं, दैट इज Q is equal to 10L into 50 minus 5L. So Q is equal to 500L minus 50L स्क्वेयर। ओके, नो अब ये आपके पास आउटपुट का वो फंक्शन आ गया जिसमें इंडिपेंडेंट सिर्फ लेबर है। अब आपको ऑप्टिमाइज करने के वो रूल्स तो याद होंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेट इट इक्वल टू 0। ओके, सो dq ओवर dl दैट इज 500 माइनस 100L, इसको 0 के बराबर रखें तो 100L इज इक्वल टू 500, so L is equal to 5। लेबर कितना आ गया 5। ओके, अब आपके पास दूसरी कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लिया ये पहला, ठीक है। दूसरी क्या होता है, आप इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, d2q ओवर dl स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे 500 का 0 और माइनस 100L का माइनस 100, राइट, विच इज लेस देन 0। अंडरस्टैंड, ये 100 आ गया जो कि लेस देन 0 है। ठीक है जी, अब आपने देखा कि लेस देन 0 अगर आ जाए तो फंक्शन कहाँ पर होता है, मैक्सिमम पर, राइट। लेकिन अब हम चूंकि हमारे पास L5 है तो हम इस जगह पर लेबर की वैल्यू रख के K फाइंड आउट कर सकते हैं। K इज इक्वल टू 50 माइनस 5L, सो K इज इक्वल टू 50 minus 5 into 5. Okay, so K is equal to 50 minus 25. So K आपके पास कितना आ गया 25। ओके, नाउ आपके पास जो कंस्ट्रेंट था वो क्या था 50, ये वाला 50L प्लस 10K इज इक्वल टू 500। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, लेबर की जगह पे 5 और कैपिटल की जगह पे 25, सो 50 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 225, ये इक्वल आना चाहिए 500 के। सो 250 प्लस 250 इक्वल टू 500, तो देखा आपने 500 ये इक्वल आ गया। ठीक है, अब आप
इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर हम लेबर 5 इस्तेमाल करें, कैपिटल 25 यूज़ करें, तो हमारा आउटपुट जो है वो मैक्सिमम होगा। भला क्यों? इसलिए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने 0 के बराबर रख के सेकंड ऑर्डर चेक किया, वो लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर हम लेबर के 5 और कैपिटल के 25 यूनिट्स इस्तेमाल करें तो हम विद इन आवर बजट, हम अपने बजट के अंदर रहते हुए आउटपुट को क्या कर लेंगे? मैक्सिमम कर लेंगे। आउटपुट को क्या कर लेंगे? मैक्सिमाइज कर लेंगे। ठीक है। उसके अलावा आपको वो कंडीशन भी याद होगी कि MPL ओवर PL शुड इक्वल टू MPK ओवर PK। ओके, सो आपने क्या करना है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करनी है और उसको जो है इस इक्वेशन में रख के देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। ओके, सो अब आप देखें Q आपके पास गिवन है, Q इज इक्वल टू 10L एंड K। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज करली Q ओवर करली L, दैट इज इक्वल टू 10K। ओके, सो नाउ MPK मालूम करें। MPK इज इक्वल टू करली Q ओवर करली K। सो वो कितना आ रहा है? 10L ओके। नाउ अगर आपने फाइंड आउट करना है, ये नहीं कि MPL इज 10K डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर, ये आपको बताई हुई है 50। MPK आपने यहां पर 10L और प्राइस कितनी है इसकी? 10। ओके, नाउ K यू नो K आपने कितना? 25। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल होना चाहिए 10। लेबर कितना? 5। 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10। ओके, नाउ 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 250 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज द आंसर इज 5। और 50 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज आंसर 5। सो 5 इज इक्वल टू 5। तो हमारी ये भी कंडीशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। सो देखा आपने कि किस तरह से जो है हम आउटपुट को मैक्सिमम कर सकते हैं जबकि हमारे पास कंस्ट्रेंट गिवन हो। ओके, अंडरस्टैंड? सो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वो सारे कंसेप्ट्स हैं जो हमने पहले किए हुए हैं, हम उन्हें मैथमेटिकली देख रहे हैं। इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि मिनिमाइजेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट फर्म इज प्रोड्यूसिंग टू गुड्स। ओके, सो इसमें ये देखें कि कॉस्ट हमें गिवन है, राइट? सो कॉस्ट फंक्शन है आपका C इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 800। ओके, और जो कोटा कंस्ट्रेंट है, कोटा कंस्ट्रेंट यानी कि x प्लस y जो है वो आपका 39 के बराबर होना चाहिए। ओके, x और y टू प्रोडक्ट्स है, x और y, राइट? सो आपने प्रोड्यूस करके ये 39 होने चाहिए। ठीक है, और कॉस्ट को क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ओके, सो अब ये आपने देखना है कि क्वेश्चन कोई भी हो, यानी कि मिनिमाइजेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट subject to the condition that firm is producing two goods, right? Two goods are x and y. Okay, question कोई भी हो, method same वो exactly. So remember, first of all, this is your constraint function, this is your basic function, this one is your basic function. So constraint function को either x के लिए solve करें या y के लिए करें। Let's say हम y के लिए करें तो y is equal to 39 minus x. Okay, 39 minus x. ओके, नाउ इसको सब्स्टिट्यूट कर दे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सो c इज इक्वल टू 5 इंटू 39 माइनस x होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 39 माइनस x इंटू y प्लस 3y स्क्वेयर प्लस
800। ओके, स्टेप 1। स्टेप 2, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास c इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 156x प्लस 5363। ओके, तो ये आपके पास कॉस्ट का फंक्शन आ गया। ओके, नाउ अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और उसे इक्वल टू 0 रखना है। ओके, लेट्स से dc over dx, that is 6 2s are 12x minus 156, set it equal to 0. So solve it. So it will be 12x is equal to 156. So x is equal to 156 divided by 12. Okay, so x is equal to 13. x आपके पास कितना आ गया, 13। ओके, दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, पहले वो लगा लें, फिर हम y फाइंड आउट कर लेंगे। d2c ओवर dx2, दैट इज, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें, दैट विल बी 12 विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ फाइंड आउट द y इज इक्वल टू 39 माइनस x। सो y इज इक्वल टू 39 माइनस x की जगह पे आप 13, सो y इज इक्वल टू 626। तो y आपके क्या आ गया, 26। सो अगर फर्म x13 y26 प्रोड्यूस करे तो वो कॉस्ट उसकी मिनिमम है। ओके, सो अब सेटिस्फाई कर लें कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या था, y इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 39। सो x आपने कितना 13, y कितना 26, दैट इज 39। सो आप देखें 39 इज इक्वल टू 39। सो आपका बजट, आपका कंस्ट्रेंट जो है वो भी सेटिस्फाई हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ जो है वो हम जो है वो मुख्तलिफ कंस्ट्रेंट्स को सामने रख कर जो है ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम देखेंगे कि किस तरह से इस प्रोसीजर को आप इसको दोबारा से, मैं आपको सिर्फ आपकी जब तक आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। 1. Write the objective and subjective function. 2. Solve the subjective function for any variable x or y. Okay, then substitute it into objective or the basic function. Then take first order derivative, set it equal to 0. Then take second derivative and see whether it is greater or less than 0. Okay, if it is greater than 0, the function is at minimum point. If it is less than 0, the function is at minimum point, maximum point. फिर आप क्या करेंगे कि उस जो आप दूसरा वेरिएबल है उसको भी आप x की या y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप देख सकते हैं। और in the end you have to satisfy the constraint, right? In case of this example, x plus y should equal to 39. Okay, तो हमने देखा x 13, y 26 है, इन दोनों को ऐड करें ये 39 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से thus we find that if firm produce 13 unit of x and 26 unit of y, the quota constraint is satisfied. Okay, moreover, both necessary and sufficient condition, necessary condition, first order derivative set it equal to 0, and second order derivative c less or greater, right? The sufficient condition of minima are met. Okay, so this is how we solve these kind of questions. Now अब हम देखेंगे कि maximization of profit subject to condition that firm is producing two goods. Okay, firm is producing two goods, and try to understand the question very clearly. For example, the profit function and maximum output capacity of firm are given. Okay, so profit function is given, profit is equal to 80x minus 2x square minus xy minus 3y square plus 100y. Okay, the profit function is given. Okay, and the maximum output capacity is also given, that is x plus y is equal to 12. Okay, अब आपने find क्या करना है, how much quantities of x and y
the firm should produce that its profit is maximum. How much of X and Y a firm should produce that the profit is maximum. So first of all, very first, this is your objective and this is your subjective function. Objective mean basic function, subjective mean constraint function. Okay, so पहले स्टेप में आपने क्या करना है, constraint function को आपने x या y के लिए सॉल्व कर लेना. फॉर एग्जांपल इसको हम x के लिए सॉल्व कर लें. सो x इज इक्वल टू 12 माइनस y. ओके, नाउ substitute this value of x in the objective function or the basic function. So profit is equal to 80, x की जगह पर 12 minus y minus 2 into 12 minus y whole square minus 12 minus y into y minus 3y square plus 100y. ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4y स्क्वायर प्लस 56y प्लस 672. ओके, ये आपके पास प्रॉफिट का फंक्शन आ गया. अब आपने क्या करना है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और उसे जीरो के बराबर रखना है. नेसेसरी कंडीशन. ओके, किसी भी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने की नेसेसरी कंडीशन. डी पाई ओवर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 8y प्लस 56 सेट इट इक्वल टू 0. सो 8y इज इक्वल टू 56. सो y इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 8. सो y इज इक्वल टू 7. y आपके पास कितना आ गया, 7 आ गया. अब आपने सफिशिएंट कंडीशन देखनी. ओके, वो क्या थी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले d2 पाई ओवर dy2 दैट इज इक्वल टू इसका इसकी सेकंड ऑर्डर दैट इज माइनस 8 विच इज लेस देन 0. अब आप देखिए कि x निकालना है, आपने x की वैल्यू निकालनी है. तो अब आप इस जगह पर y की x इज इक्वल टू 12 माइनस y 7 है. सो x इज इक्वल टू 5. सो आपने देखा x 5 हो, अगर फर्म x 5 प्रोड्यूस करे और y के 7 यूनिट प्रोड्यूस करे तो प्रॉफिट फर्म का क्या होगा, मैक्सिमम. प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम हो. हम ये किस बेस पे कह रहे हैं उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा क्योंकि हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन मैक्सिमा की पूरी कर दी है. नेसेसरी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेट इट इक्वल टू 0, सफिशिएंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सी वेदर इट इज ग्रेटर और लेस. और जो कि हमने देखा कि लेस देन 0 आ गया कि मैक्सिमा की वो सफिशिएंट कंडीशन भी पूरी कर रहे हैं. सो लास्टली हमने देखना है कि क्या कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहा है, कि कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई आउटपुट कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट जो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा. तो वो हम क्या देखेंगे, आपको x प्लस y इज इक्वल टू 12. ओके, सो x आपने 5 और y आपका हियर 7, सो दैट इज इक्वल टू 12. सो 12 इज इक्वल टू 12. सो आपका कंस्ट्रेंट भी, आउटपुट कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो गए. सो इसमें आपने देखा कि फर्म ने अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, ठीक है जी, और उसके पास जो कंडीशन थी वो कंडीशन आउटपुट कैपेसिटी की थी कि x और y दो गुड्स हैं, उनको इस ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसा कम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है जो 12 हो, उन दोनों का सम जो है 12 हो. तो हमने देखा कि अगर फर्म x जो है वो 5 यूनिट और y के 7 यूनिट प्रोड्यूस करे तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है. क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि नेसेसरी और सफिशिएंट मैक्सिमा की कंडीशन दोनों फुलफिल हो गई, एज वेल एज आउटपुट कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो गया. इफ x इज 5 एंड y is 7, if we add these both 7 plus 5 that is equivalent to 12 and the output constraint is also satisfied. So this is how we can use the constraint optimization in economics. और देखा आपने कि किस कदर यूजफुल ये टूल है हमारा. इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर के ज़रिए से सिखाएंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.